हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो आज हमारी जो क्लास है एचएस 2026 के लिए जो रिवीजन सीरीज आपकी चलती है उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, सो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं पॉल्यूशन एंड रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी पिछले 10 दिन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं रिलेटेड टू पॉल्यूशन। ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल यहाँ पर है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट सच एज photochemical smoke are more prevalent in urban areas with a heavy vehicular traffic। यानी कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ये सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि जहां पर भारी वाहन चलते हैं, है ना, वहां पर शहरी क्षेत्रों में जो फोटोकेमिकल स्मोग होता है, यानी कि प्रकाश रासायनिक धुंध जैसा, जो कि एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है, एक द्वितीयक पॉल्यूटेंट में आता है, सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में रात में दिन के दौरान जो ट्रक होते हैं, बड़े वाहन होते हैं, उनको अलाउड नहीं है। उनका एक टाइम है कि रात को इतने बजे से लेकर के सुबह के इतने बजे तक ही जो वहां से ट्रक्स या बड़े बड़े जो भी वाहन होते हैं वो अलाउड होते हैं, अदरवाइज तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपने सुनी होंगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑटोमोबाइल्स एमिट कार्बन डाइऑक्साइड विच डायरेक्टली फॉर्म स्मोक। क्या ये बात सही है? या बिकॉज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स लाइक NOx and hydrocarbon reacts under the sunlight to form secondary pollutants because urban area have more dust particles that absorb sunlight leading to smoke formation। या because the combustion of fossil fuels release sulfur dioxide and condense into smoke particles। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो ये बात सही ढंग से बताता है? देखो, अगर हम बात करें कि बिकॉज ऑटोमोबाइल एमिट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड विच डायरेक्टली फॉर्म स्मोक, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्मोक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, ये स्टेटमेंट तो गलत है। बिकॉज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि NOx हो गया, हाइड्रोकार्बन होगा, ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सनलाइट के साथ। ठीक है, और ये होता कहां से, प्रोड्यूस कहां से होता है? जो वाहन होते हैं, जो भारी वाहन होते हैं, उनके जो कंबस्टन होता है फ्यूल का, राइट। वहां से, और उसके बाद सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और इसी के बाद ये बना देते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो जो धुंध अर्बन एरिया में, शहरों में होती है, जो स्मोग होता है, जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोग होते हैं, वो इसकी वजह से बनता है। इस बात को सही ढंग से आपका एक्सप्लेन करता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसको सही ढंग से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखो बी, फोटोकेमिकल स्मोक एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस किस किस के बीच में? बिटवीन NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं VOC, और द हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइक UV रेडिएशन। ओके, सो अर्बन एरिया, जो भी शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पर अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्रों में हैवी वेहिकुलर ट्रैफिक एमिट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज प्रिकर्सर एंड CO2, जो ऑप्शन ए था, डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन स्मोक फॉर्मेशन। डायरेक्टली इसके द्वारा स्मोक फॉर्मेशन नहीं होता है, हाँ, लेकिन ये ऐसी एक गैस है जो कि आपको पता है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। एंड डस्ट ओनली प्लेज अ माइनर रोल कंडेंसेशन न्यूक्ली, राइट। एंड SO2 लीड्स टू सल्फर स्मोक एसिड रेन, नॉट फोटोकेमिकल। तो जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है, उसके द्वारा क्या होता है? सल्फर स्मोक बनता है, फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनता है। हमारा अगला सवाल है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 इन्वॉल्व द एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल दैट प्राइमरली कॉज्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसकी वजह से, वहां पर जो भी गैस रिलीज हुई थी, उसकी वजह से श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे, डिस्ट्रेस यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था, एंड लॉन्ग टर्म्स जेनेटिक डैमेज भी हुआ था उसकी वजह से। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट्स। तो कौन सी गैस थी वहां से जो रिलीज हुई थी? फोजेन और द मिथाइल आइसोसाइनेट्स और द PCB एंड द SO2। तो ऑप्शन यहां पर आपका है बी ऑप्शन यहां पर है। ठीक है, देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी अक्योर क्यों हुई थी? ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट्स, जिसको MIC भी बोला जाता है, एंड फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स प्लांट इन भोपाल, इंडिया। और ये बात कब की है? 1984-85 की बात है ये। और देखो, MIC इज अ हाईली टॉक्सिक एंड वोलेटाइल कंपाउंड यूज्ड इन
पेस्टिसाइड प्रोडक्शन, जिसके द्वारा पेस्टिसाइड्स बनते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इट कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, आई डैमेज एंड लॉन्ग टर्म जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी हुआ इसकी वजह से, ब्रेन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एंड फोस्डीन was the another industrial poison used in WW यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, बट नॉट इन दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर में ये यहाँ पर नहीं था। तो अगर यहाँ पर WW फर्स्ट यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात आ गई है तो ये आपके हिस्ट्री की बात है। अब यहाँ पर आपको कर देना है कि शुरू कब हुआ था, यानी कि ये स्टार्ट कब हुआ था और इसी के साथ ये एंड कब हुआ था। तो यहाँ से कई बार आपसे, तो इसी के साथ एनवायरनमेंट के साथ जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। PCB आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बट नॉट गैसियस। जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इट इज अ कॉमन एयर पॉल्यूटेंट बट नॉट एसोसिएटेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द चेन ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज स्टार्टिंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि यहां पर कौन सा चेन ऐसा है जो करेक्टली सीक्वेंस को दर्शाता है, कहां पर इक्वेटोरियल रीजन में और वो ट्रॉपिकल रीजन में, और कहां से शुरू होता है, डिफॉरेस्टेशन से शुरू होता है, ये दिखाना है। तो देखेंगे सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होता है, उसके बाद फिर क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। देखो ए है डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज कार्बन सिक्वेंट्रेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो कार्बन सिक्वेंट्रेशन इंक्रीज होगा कि कम होगा, यहां पर कार्बन सिक्वेंट्रेशन तो इंक्रीज नहीं होगा, तो ये तो यही कट हो गया। बी है डिफॉरेस्टेशन एंड इनहेंस्ड ट्रांसपिरेशन। अब देखो अगर वनों की कटाई ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी, ना कि वृद्धि होगी, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो लॉस होगा अगर उनके हैबिटेट्स को कट किया जाएगा तो। एंड डी डिफॉरेस्टेशन होगा, बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन भी होगा, यस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एक्सपोज द सॉइल सरफेस टू रेन एंड विंड इरोजन लीडिंग टू लॉस ऑफ टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो सॉइल होती है उसका जो टॉप लेयर होता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं मृदा में, मिट्टी में, वो टॉप सॉइल में ही होते हैं, ऊपरी परत में ही होते हैं। कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन मेक लैंड इनफर्टाइल, एसिड अल्टीमेटली लीडिंग टू डिजर्टिफिकेशन। ऑप्शन ए कह रहा है इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है डिफॉरेस्टेशन के बाद यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि रिड्यूस होगा कार्बन सिक्वेंट्रेशन, है ना। एंड सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बिकॉज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल, तो रेनफॉल रिड्यूस होगा एंड इंक्रीज रन ऑफ नॉट एवापोरेशन, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंड अ पॉल्यूटेंट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसा है जो सही ढंग से किसी प्रदूषक के बारे में या किसी पॉल्यूटेंट को डिफाइन करता है कि होता क्या है पॉल्यूटेंट, व्हाट इज पॉल्यूटेंट, परिभाषा क्या है किसी प्रदूषक की, उसके बारे में। A physical, chemical or biological substance that harm living organism or the environment। क्या ये ऑप्शन यहाँ पर सही है? या any substance that improve the quality of environment? नहीं, improve तो नहीं होती है pollutant से। Natural gas that is useful for industrial? No। Any compound used to purify air? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रदूषक जब हम बोल रहे हैं तो एयर को प्यूरिफाई नहीं करता है बल्कि पोल्यूटेड करता है, तो डी भी कट हो गया। अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हार्म लिविंग ऑर्गेन्स और द एनवायरनमेंट, यस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ए। ठीक है, ए आंसर हमारा सही है। देखो अ पॉल्यूटेंट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस, पदार्थ या सब्सटेंस के रूप में इनको देखा जाता है जो कि रिलीज इनटू एनवायरनमेंट that is directly or indirectly harmful to human and other living organisms, right? And pollutants may degrade air, water, soil quality causing adverse and environmental health effect। इसी के साथ हमारा जो अगला सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है एसिड रेन प्राइमरली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अम्लीय वर्षा जो होती है वो मुख्यतः इनमें से कौन सी ऐसी गैस है या वायुमंडल में किन गैसों की उपस्थिति के कारण होती है अम्लीय वर्षा? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एनवायरनमेंट में इसकी उपस्थिति की वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन नहीं, अम्लीय वर्षा ऐसे नहीं होती। हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया नो, ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड अभी देखा था हमने NOx एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इनकी वजह से यहां पर होती है क्या आपकी
एसिड रेन, है ना, एसिड रेन आंसर हमारा डी है। देखो HAS का जो आपका मेंस का सिलेबस है ना, उसमें ये हमारे एक टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते भी हैं यहां से। डी ऑप्शन हमारा था। सो देखो, व्हेन फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, when fossil fuel as coal and petroleum are burned and they release oxide of nitrogen यानी कि NOx and ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी कि SO2 इनटू एटमॉस्फेयर। जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर के साथ तो एसिड रेन होता है। एंड दीज गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर, जल वाष्प के साथ, टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, और बाद में ये बनाते हैं HNO3, राइट, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2OS, SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, विच फेल ऑन द ग्राउंड एज एसिड, और ये एसिड के रूप में नीचे आता है। इसका जो pH लेवल होता है वो काफी कम होता है। एसिड रेन corrodes building and the monuments and for example it damage the marble of ताजमहल। आपने सुना होगा कि तो ताजमहल है, धीरे धीरे उसका जो कलर है वो येलोइश होता जा रहा है। इवन मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, वो हमेशा चर्चा में रहती है, और ताजमहल की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से शायद एसिड रेन होता है बहुत ज्यादा, जो कि जो ताजमहल का मार्बल है उसको भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। What is the visible indication of air pollution, especially during cold weather, caused by suspended particles and condensed water vapor? यानी कि वायु प्रदूषक का दृश्य संकेत क्या है, खासकर ठंड के मौसम में जो निलंबित कणों और संघनित जल वाष्प के कारण होता है। फॉग, स्मॉग, मिस्ट और हेज, कौन सा ऐसा विजिबल यहां पर आपको इंडिकेशन दिखाई देता है कि भाई एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है? दिल्ली हमेशा चर्चा में रहती है इस बात की वजह से। तो दिल्ली में क्या हमको ऐसा दिखता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिल्ली की जो हवा है, जो वायु है, वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है? फॉग दिखता है, स्मोक दिखता है, मिस्ट, हेज, क्या दिखता है यहाँ पर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको बताना है। सो देखो, फॉग तो फॉग हमेशा नहीं बनता, लेकिन स्मोक है ना, अभी जो हम बात कर रहे थे ना फोटोकेमिकल स्मोक की, राइट, तो स्मोक यहां पर दिखता है, आंसर है बी। स्मोक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो स्मोक होता है, ये स्मोक, ध्यान देना है, स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है, तभी हम इसको बोलते हैं स्मोक। ऑलराइट, विजुअल फॉर्म है एयर पोल्यूशन का, स्मोक दिखता है, स्मोक होता है धुआं, यहां पर स्मोक दिखता है, फॉग भी है और धुआं भी है, एयर पोल्यूशन। इट अक्यूर्स व्हेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक द अनबर्न्ड कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स combustion mix with condensation water vapor in the atmosphere and reducing visibility। जैसे अभी का जो समय चल रहा है, आपको पता है धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो टेम्परेचर जब कम हो जा रहा है तो हवा ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड के पास हवाएं आना शुरू हो रही हैं। अब दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ही आपको पता है कि कितना नीचे जा चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एयर वहाँ की खराब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन किस वजह से ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर कम है, इसी के साथ जो फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम होगा, पेट्रोल, डीजल, ये सब, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली कैपिटल है तो हर जगह से लोग दिल्ली में आना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ का इस वजह से आप देखो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा धुंध हो जाती है, इसमें स्मोक हो जाता है, राइट, विजिबिलिटी धीरे धीरे सबसे कम जो हो जाती है वो दिल्ली में ही हो जाती है। स्मोक इज मोर नोटिसेबल इन कोल्ड वेदर, ठंड के दौरान, और अभी तो दिवाली है तो क्रैकर्स वगैरह भी चलाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। एंड इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाई एयर पॉल्यूशन इन एनी एरिया। ठीक है, अब इसी के साथ हम यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑफ इंडिया। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है जो भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड एयर to provide for the protection and improvement of the environment, to implement the decision taken at the UN Conference on Human Environment, Stockholm Conference and 1972, to establish a framework for regulating industrial emission and effluents, to exclusive manage and regulate the use of forest resources and prevalent of forestation। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है जो कि सही ढंग से ये बताता है कि पर्यावरण अधिनियम EPA 1986 का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है?
कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? तो देखो, ये तो स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन द यूएन कॉन्फ्रेंस, तो ऑब्वियसली ये भी है। एंड चूंकि ये यहीं से आया था, टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल एमिशन एंड एफ्लुएंट्स, ये भी है। टू एक्सक्लूसिवली मैनेज एंड रेगुलेट द यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज प्रिवेलेंट फॉरेस्टेशन, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये यहाँ पर सही नहीं है। आंसर होगा हमारा डी आंसर हमारा यहां पर होगा, ठीक है, डी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एज पर प्रीएम्बल, ठीक है। बैकग्राउंड इसकी क्या है, यानी कि, और इसका बैकग्राउंड क्या है, भूमिका क्या है? तो इनएक्टेड टू इंप्लीमेंट द डिसीजन फ्रॉम द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं से इसको लिया गया है। जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो जब भी आप इंट्रो लिख रहे हो इसके बारे में, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको जब स्टार्टिंग करनी है, इंट्रो लिखना है यहाँ पर, तो ये चीज आपको जरूर लिखनी है कि ये आया कहाँ से है, ये जरूर लिखना होता है, ठीक है। शक्तियां क्या हैं इसकी, पावर्स क्या है? तो एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? टू कंट्रोल पोल्यूशन एज द सेट इमिशन ऑफ एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, इसको ये शक्ति देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है, पावर देता है कि टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेट एमिशंस एंड एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बनाने हैं, मानकों के अनुसार ही जो पोल्यूशन कंट्रोल करना है उसको देखना है। स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है? ब्रॉड अम्ब्रेला लॉ है फॉर ऑल फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट। Forest management is mainly covered under the Forest Conservation Act 1980 and Indian Forest Act 1927, not EPA, जो दूसरे स्टेटमेंट्स थे उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग भी आपको पता है, देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक इंडिकेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेशन है कोरल ब्लीचिंग। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन करता है फिनोमेना ऑफ कोरल ब्लीचिंग को, जो कोरल ब्लीचिंग होती है उस घटना को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो है, अ प्रोसेस बाय विच कोरल इंडिकेट्स या इंक्रीज देयर कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन ड्यू टू हायर टेम्परेचर। क्या ऐसा होता है? या बी ऑप्शन यहाँ पर है, द प्रोसेस बाय विच कोरल एक्सपेल्स सिम्बायोटिक एल्गीज यानी जुंगजेंग थैला फ्रॉम देयर टिश्यूज अंडर द स्ट्रेस कॉजिंग दैम टू टर्न व्हाइट and the destruction of coral reef due to the ocean acidification alone। क्या केवल समुद्री अम्लीकरण से, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से ही जो प्रवाल भित्तियां उनमें ब्लीचिंग होती है, या वाइटनिंग ऑफ कोरल कॉज्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपोजिशन ऑन देयर सरफेस? कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है जो सही है? तो देखो, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रवाल उच्च तापमान के कारण अपने कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेपण को बढ़ाते हैं, नहीं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रवाल तनावग्रस्त अवस्था में अपने ऊतकों से सहजीवी शैवाल जो होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि वो सफेद हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो कोरल्स होते हैं, होता क्या है कि जो कोरल्स हैं, राइट, कोरल्स का जो कलर होता है स्वयं का अपना, तो वो तो व्हाइट ही होता है, राइट। ये कलर तो इनका व्हाइट ही होता है, लेकिन इनका जो पार्टनर होता है जिसके साथ ही सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, कौन? जुंगजेंग थैला। तो ये जो इनका पार्टनर होता है जुंगजेंग थैला, इसकी वजह से कोरल को कलर्स मिलते हैं, राइट। अब जो टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये अब चूंकि ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। अब तापमान बढ़ेगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं होंगे, तो ये वहां से क्या करता है, चला जाता है, मूव कर जाता है। तो इसी वजह से जो कोरल्स होते हैं, अब कलर कहाँ से मिलेंगे जब जुंगजेंग थैला ही नहीं होगा? तो कोरल अपने नेचुरल कलर में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक कोरल ब्लीचिंग की जो घटना है वो है, और इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि इनको खाना नहीं मिलता है फिर, राइट। आगे देखेंगे हम लोग, तो आंसर बी, कोरल ब्लीचिंग ऑक्यूर्स व्हेन कोरल अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो सकता है, सच फ्रॉम इंक्रीज सी टेम्परेचर एक्सपेल द सिम्बायोटिक एल्गीज। कौन सा? जुंगजेंग थैला लिविंग इन देयर टिश्यूज, वो इनके टिश्यूज में रह रहा होता है। These algae provide corals with colors। ये जो एल्गी है ये कोरल्स को कलर प्रोवाइड करता है, एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और चूंकि ये खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं
जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेसेसरी वो भी प्रोवाइड करता है यहाँ पर, ठीक है। When expelled, और जब ये जाता है तो कोरल लूज देयर कलर्स, तो कोरल जो होते हैं वो अपना कलर खो देते हैं एंड दोबारा से व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ब्लीच्ड हो जाते हैं। ऑल्दो ब्लीचिंग डज नॉट इमीडिएटली किल कोरल्स, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे जैसे ये व्हाइट ब्राउनिश होना शुरू होते हैं तो अचानक से ये डेथ इनकी होना शुरू हो जाती है, ऐसे नहीं होता, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता है। शुरू में वीक होते हैं, अब ऐसे ही है जैसे ह्यूमन खाना खाना बंद कर देगा तो एकदम से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वीकनेस आएगी, फिर बीमार पड़ेंगे, उसके बाद जाके एक्सट्रीम लेवल पे जाके फिर डेथ हो जाती है। वीकेंड देम एंड इंक्रीज देयर वल्नरेबिलिटी टू डिसीज एंड डेथ इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन परसिस्ट, कंटिन्यू वो स्थिति अगर चलती रही तो फिर डेथ भी हो जाती है ना। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोन ट्रिगर्ड ऑफ कोरल ब्लीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का ज्ञात कारण नहीं है, प्रवाल विरंजन का इनमें से कौन सा ऐसा ज्ञात कारण नहीं है। इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ओशन एसिडिफिकेशन, इंक्रीज्ड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है जो सही नहीं है। सो देखो, जल का तापमान बढ़ता है ये तो सबको पता है, इसकी वजह से भी हो जाता है। जीवाणु संक्रमण ऑब्वियसली, महासागर एसिडिफिकेशन ऑब्वियसली, जब ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता है तभी भी होता है। समुद्री जल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, क्या इसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है, तो ये अभी तक ज्ञात कारण नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा। कोरल ब्लीचिंग कैन बी ट्रिगर्ड बाय मल्टीपल स्ट्रेस, कोई एक स्ट्रेस नहीं है, मल्टीपल स्ट्रेस के द्वारा ये ट्रिगर्ड हो सकते हैं, सच एज मरीन हीट वेव्स लाइक हाई टेम्परेचर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चेंजेस इन द सैलिनिटी यानी ओशन एसिडिफिकेशन, एक्सेस सोलर रेडिएशन और इवन पॉल्यूशन फ्रॉम द सनस्क्रीन, राइट। इसी के साथ हाउएवर इंक्रीज्ड कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इन सी वाटर डज नॉट कॉज, यानी अभी तक ये कोई ज्ञात कारण नहीं है, नोन रीजन नहीं है फॉर कोरल ब्लीचिंग, and instead it could potentially enhance coral skeleton formation. Bleaching is linked more to environmental stress that disrupt the coral algae symbiosis, not to an increase in calcium carbonate level, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है यहाँ पर, in which of the following tropic levels you are likely to find the highest concentration of an organic toxins that has been found in the ocean water and the aquatic animal inhabiting it, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर पर आपको समुद्री जल और उसमें रहने वाले जलीय जंतुओं पर पाए जाने वाले जो कार्बनिक विष होते हैं उसकी सबसे अधिक सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये बताना है यहां पर, ठीक है। Large fishes at high trophical level, small fishes at lower trophical levels, human being who consumed seafood, aquatic plants, तो कहां पर ये मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इनमें तो नहीं होगी। देखो, ह्यूमन बीइंग हु कंज्यूम द सी फूड, ऑब्वियसली जो सी ऑप्शन है ये हमारा यहाँ पर सही है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक ट्विन्स are water insoluble and the non-biodegradable, and these high persistent toxins are therefore transferred from lower photic levels to trophic level through the फूड चेन। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता रही हूं, जैसे यहाँ पर टॉक्सिन्स की बात हुई है उसी तरीके से एक सवाल पूछा गया था मिनी माता के बारे में, है ना, मिनी माता मरकरी के बारे में पूछा गया, और ये हुआ था कहां पर, जापान में हुआ था, और ये क्वेश्चन 2014 का है, ये यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, 2014 की बात है, पीवाई की उठा के आप देखना। तो वहां पर भी यही था कि जो मरकरी की मात्रा थी ना वो बढ़ गई थी, कैडमियम मरकरी की मात्रा जल में बढ़ गई थी, तो क्योंकि आइलैंड कंट्री है, सी फूड ज्यादा खाया जाता है वहां पर, तो उसकी वजह से वहां लोगों को हार्म होना शुरू हो गया था, तो वही बात यहाँ पर ये बोली गई है, राइट। सो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यही बाइंड अप करते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।